आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री के बारे में और चैप्टर है हमारा 5वां यात्रियों के नज़रिए। पार्ट 2 हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का और इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये चैप्टर बाकी चैप्टर के मुकाबले छोटा है। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। उसमें 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको नेक्स्ट मंथ से वहाँ पे मिलने शुरू हो जाएगी सारी। तो देखिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लास्ट वीडियो में हमने इब्न बतूता और अल बिरूनी के बारे में पूरे विस्तार से सब कुछ जान लिया था। आपके एनसीईआरटी में थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है, लेकिन मैंने जो ये नोट्स बनाए इसमें मैंने एक साथ बना दिए हैं। यानी जहाँ पे मैंने आपको इब्न बतूता कराया तो पूरा ही करा दिया है, अल बिरूनी कराया तो पूरा ही करा दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्रांसवा बर्नियर भी कराने वाला हूँ, ठीक है, एक साथ। तो दोनों पार्ट्स देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद उनमें से कई लोगों ने भारतीय जो रीति रिवाज थी, जो भी हमारी धार्मिक प्रथाएं थी, उसको देखा, उसको समझा और उसके बाद में क्या करा, उन्होंने उस पर विस्तृत वृत्तांत लिखे। अपनी पूरी जो भी उन्हें लगा समझ में आया उसके बारे में उन्होंने डिटेल में लिखा। कुछ ऐसे विदेशी लेखक थे जिन्होंने भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद भी किया, क्योंकि ट्रांसलेशन उनको अपने यूरोप वगैरह पहुंचाना था। तो उन्होंने क्या करा, पहले भारतीय ग्रंथों को समझा और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन यूरोपीय भाषा में किया। और उसी में से एक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो कि हैं जेसुइट रॉबर्टो नोबिली। इंपॉर्टेंट है, याद रखना नाम, ठीक है। और एक है दुआर्ते बरबोसा। इन्होंने क्या करा, दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। इन्होंने देखा कि भाई दक्षिण भारत में किस प्रकार का समाज है, उसके रीति रिवाज क्या है, व्यापार की प्रणाली जो थी उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसलिए उसने उस पर विस्तृत लिखा सब कुछ। तो ये यहाँ पे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि जब बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने भारतीय ग्रंथों को पढ़ा, उसका अनुवाद किया, कुछ ने भारत में जो चीज़ें देखी उसके बारे में लिखा। आगे देखिए, 1600 ईस्वी के बाद क्या हुआ, डच भी आने लगे, अंग्रेज भी आने लगे, फ्रांसीसी भी आने लगे। ये सारे यात्री भारत में आने लगे। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है फ्रांसीसी जौहरी जो बैप्टिटस तेवर्नियर। ये जो था ये भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है। ये कम से कम 6 बार भारत की यात्रा इसने की है। और भारत की जो व्यापार की जो स्थिति थी, भारत की व्यापार की स्थिति, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, भारत की व्यापार की स्थितियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, ठीक है। उन्होंने भारत की तुलना क्या की, ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। ये कहा गया था कि भारत का जो व्यापार है वो काफ़ी समृद्ध है, इसीलिए उसने इसकी तुलना किससे कर दी, ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, फ्रांसवा बर्नियर। यहाँ से आपके पेपर में शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, नहीं पूछा जाता ज़्यादातर, लेकिन फ्रांसवा बर्नियर से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रांसवा बर्नियर जो था, इसके बारे में 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। एक तो इसने जो ग्रंथ लिखा था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, उसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आप इसके बारे में थोड़ा जान लो, बेसिक क्या था ये। तो फ्रांसवा बर्नियर जो था फ्रांस का रहने वाला था, बहुत ही आसान है, ये छोटी छोटी बातें याद रख लेना आप। इसके बाद क्या था, ये एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, ये एक राजनीतिक भी था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। और मुगल साम्राज्य में किस लिए आया था, अवसरों की तलाश में था, किसको यहाँ पे कोई कार्य मिल जाए इसके अनुसार। 1656 से 68 तक लगभग 12 साल तक क्या किया इसने, भारत में रहा। फ्रांसवा बर्नियर मुगल दरबार में नज़दीकी रूप से जुड़ा था और जो शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था दारा शिको, उसका चिकित्सक के रूप में इन्होंने काम किया। बाद में मुगल दरबार के एक अर्मीनियाई, ठीक है, एक अर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में भी इन्होंने काम किया था, ठीक है, रूप में काम किया या कार्य किया या रुके रहे, ऐसे आप कह सकते हो। आगे देखिए, इसकी एक खास बात क्या है, खास बात यह है कि ये भारत में जो भी चीजें देखता था उसको समझता था और उसके बारे में लिखता था। लेकिन ये भारत के बारे में जो देखता था, समझता था, लिखता था, भारत की तुलना करता था हमेशा। भारत की तुलना किससे करता था, यूरोप से कर देता था। और ये कहता था कि यूरोप जो है बहुत बेहतर है और भारत जो है वो बहुत बुरा है। भारत में बहुत सारी कमियां इसको नजर आती थी, वो कमियां ही कमियां निकालता था भारत के बारे में और यूरोप से तुलना करके यूरोप को बेहतर बताता था। तो इसके लिखने का ये तरीका था। तो समझिए इसको, पूर्व और पश्चिम की तुलना, समझिए इसका क्या मतलब है। फ्रांसवा बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और विवरण लिखे।
वह भारत में जो भी देखता था उसकी तुलना जो थी वो यूरोप की स्थिति से करता था। भारत की जो कंडीशन है उसकी यूरोप की कंडीशन से तुलना कर देता था। बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। यानी इसने ये बताया कि यूरोप में जो विकास या डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा, और भारत में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ। यानी भारत की स्थिति जो है वो दयनीय है। समझिए कि मतलब किस तरीके से तुलना की और भारत की कमियां निकाली। आगे देखते हैं। बर्नियर के कार्य जो थे वो फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए। 1670-71 में इसकी जो इसने जो लिखा था वो सारी चीजों को छापा गया, पब्लिश किया गया। अगले 5 वर्ष के भीतर देखिए क्या क्या हो गया। अगले 5 साल के भीतर अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतावली भाषा में उसका ट्रांसलेशन हुआ, क्योंकि सभी जानना चाहते थे भारत के बारे में। 1670 से 1725 के बीच में उसका वृत्तांत जो था फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हुआ। ठीक है, बार बार मतलब उसका नए एडिशन आते रहे, जुड़ते रहे। 1684 तक ये 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हो चुका था। तो आप समझिए कि मतलब इसने जो भारत के बारे में देखा, भारत को समझा, उसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन उसका किया गया बाद में, जो उसने वृत्तांत लिखा उसके वृत्तांत का, और कई कई बार ट्रांसलेशन हुआ, कई कई बार उसको पुनर्मुद्रित किया गया अलग अलग भाषाओं में। तो लोगों ने मतलब भारत के बारे में क्या सोचा होगा। अब मान लो कोई इस तरीके से लिखता है तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में ये बात आएगी कि भारत जो है एक ऐसा देश है जो ना कि समृद्ध है और यहाँ पे ना ही किसी तरह का कोई विकास हुआ है। इस तरीके की इमेज भारत की बनती थी। आगे देखते हैं। बर्नियर का ग्रंथ था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे इब्न बतूता का रेहला पढ़ा था हमने, अल बिरूनी का किताब उल हिंद के बारे में पढ़ा था, उसने जो लिखा था, ऐसे ही बर्नियर ने जो लिखा था ग्रंथ उसको ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर कहा जाता है। बर्नियर ने अपने वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया। अब इसने मुगलों के इतिहास को देखा, समझा, और उसके बारे में क्या क्या लिखा है आगे उसको भी देखेंगे। इसने मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से की और यूरोप को श्रेष्ठ बताया। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। उसने भारत में जो भिन्नताएं महसूस करी उन्हें पदानुक्रम अनुसार क्रमबद्ध किया। यानी भारत में उसने जो कमियां और जो डिफरेंस महसूस किया उसको बिल्कुल सीरीज से उसने लिख दिया, क्रम से एकदम, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। यानी इस तरीके से उसने भारत के बारे में लिखा कि जब कोई पश्चिमी दुनिया के लोग उसके बारे में पढ़ें तो भारत को ऐसा पश्चिमी लोगों को ये ऐसा महसूस हो कि भारत जो है एक निम्न कोटि का देश है, यानी बहुत ही निचले स्तर का देश है। इस तरीके की चीजें। अब देखो फ्रांसवा बर्नियर का भूमि स्वामित्व पर प्रश्न, यहाँ पे स्वामित्व आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है भूमि स्वामित्व से। इसने यहाँ पे भूमि स्वामित्व देखा, उसके बारे में लिखा, बहुत कुछ लिखा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी है कि इसका जो ये वृत्तांत था भूमि स्वामित्व पे, मुगल का जो सरकारी जो इतिहास जो लिखा जाता था उससे इसका ये जो भूमि पर इसने लिखा बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। ठीक है, आगे देखिए, समझते हैं। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच में मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। उसने कहा यूरोप में और भारत में अगर हम तुलना करें तो एक डिफरेंस है। क्या है कि भाई भारत के अंदर निजी भूस्वामित्व नहीं है, जबकि यूरोप के अंदर ये होता है। निजी भूस्वामित्व का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो होता है उसका भूमि पे उसका खुद का निजी अधिकार नहीं है। वो भूमि पे किसका अधिकार है, वहां के राजा का, यानी वहां का शासक का, जो भी शासक है उसकी वो भूमि होती है। चाहे वो खेती की भूमि हो तो वो जो खेती की भूमि है उस पर वो खेत जो है उस पर अधिकार किसका है, राजा का है। इसका ऐसा कहने का मतलब था। बर्नियर भूमि पर निजी स्वामित्व को बेहतर मानता था। ये कहता था कि जो निजी स्वामित्व वाली व्यवस्था होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए खतरनाक बताया, हानिकारक बताया। उसने ये कहा कि जब तक भूमि पे राज्य का यानी शासक का, सम्राट का स्वामित्व रहेगा तब तक ना तो वो सम्राट के लिए, शासक के लिए अच्छा है, और ना ही वो उसके निवासियों के लिए, वहां पे रहने वाली जनता के लिए अच्छा होगा, यानी दोनों के लिए हानिकारक बताया। उसे ये लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट जो है सारी भूमि का स्वामी होता है। ठीक है, जितनी भी भूमि है उसका स्वामी केवल और केवल सम्राट है। उसको ऐसा लगा। जो इसे अपने सम्राट क्या करता था, इसको अपने अमीरों के बीच में बांटता था। ये सब बर्नियर ने लिखा है और इसके अर्थव्यवस्था और समाज पे गलत परिणाम होते थे। क्योंकि देखो अब मान लो सारी भूमि का मालिक सम्राट है तो वो अपने अमीरों में ही बांटेगा वो भूमि। ऐसे में जो बाकी लोग हैं उनके साथ क्या होगा, भेदभाव हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो गरीब होते जाएंगे और सम्राट और उसके लोग अमीर होते रहेंगे। तो ये चीजें यहाँ पे बताना चाह रहा था। बर्नियर का मानना था कि राजकीय भूस्वामित्व यानी राजा का उस पर अधिकार
के कारण भूधारक जो जिसके पास भूमि होती है वो अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकता। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लो कोई व्यक्ति है ए, उसके पास एक जमीन है जिसपे वो खेती करता है, उसका वो खेत है। अब वो उसका मालिक नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि मालिक जो है वो कौन है? सम्राट है। वो जो भूधारक है, जो जिसने उस जमीन को ले रखा है, जिसपे वो खेती कर रहा है, वो केवल एक तरह से वो केवल खेती का काम कर रहा है, खेती का काम। उसकी वो जमीन नहीं है, जमीन का मालिक कोई और है। अब ऐसे में ये सोचो, जब किसान को ये पता होगा कि ये जमीन जो है जिसपे मैं मेहनत करके खेती कर रहा हूँ, ये जमीन कभी मेरी होगी नहीं, मैं उसको अपने बच्चों को दे नहीं पाऊंगा, तो वो अपना पूरा तन मन धन लगा के क्यों उस पर खेती करेगा, क्यों मेहनत करेगा? वो केवल उतना ही करने की कोशिश करेगा जिससे परिवार वगैरह पल जाए उसका। ज्यादा क्यों करेगा जब उसे पता है कि भाई वो जमीन उसकी किसी दूसरे की हो जाएगी या शासक की है? तो वही ये कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए अधिक निवेश के प्रति उदासीन थे। वो ना तो उत्पादन के स्तर को बनाए रखना चाहते थे, ना उसको बढ़ाना चाहते थे, ना उसमें कोई निवेश करना चाहते थे, ना ज्यादा मेहनत करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जमीन जो है उनकी है ही नहीं। एग्जाम्पल एक और देता हूँ। जैसे मान लो एक होता है मकान मालिक और एक होता है किराएदार। मकान मालिक का जो जिसने पैसा लगा के वो मकान बनाया होता है, उसको बहुत दुख होता है अगर कोई भी चीज का छोटा सा भी नुकसान होता है। लेकिन जो किराएदार उस घर में रहता है, अगर वो घर टूट भी जाए तो भी किराएदार को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने उसमें लागत नहीं लगाई है। तो ये वाली बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, खेती की जमीन कुछ ऐसा ही हो जाता है कि मालिक जो है यहाँ पे कोई और है और जो खेती कर रहा है वो कोई और है, तो वो क्यों इंटरेस्ट लेगा ज्यादा? ऐसा बर्नियर कहना चाह रहा था। आगे बर्नियर ने क्या कहा देखो। इस प्रकार निजी भू स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारक के वर्गों के उदय को रोका। जब ये निजी भू स्वामित्व का अभाव था, कमी थी, इसीलिए अच्छे भूधारक सामने नहीं आ पाए जो भूमि के रखरखाव और बेहतरी के प्रति सचेत हों, सजग हों, जो बेहतर तरीके से भूमि का रखरखाव करें। जब लोगों के पास ये अधिकार ही नहीं है तो इंटरेस्ट क्यों दिखाएंगे? यही ये कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। इसने कहा कि इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश होता गया। कृषि धीरे धीरे कम होती गई, खत्म होती गई। किसानों का उत्पीड़न होता रहा और समाज के सभी वर्गों के जीवन पतन की स्थिति की तरफ चले गए। ठीक है, केवल फायदा में था तो वो कौन था? शासक वर्ग। अब देखो, इसके कहने का मतलब है कि जो शासक था वो खुश था, वो बहुत अमीर था। और दूसरी तरफ जो उसके उसके जो चेले चपाटे थे, जो अमीर लोग थे उसके, जिसको वो जमीन वगैरह बांटता था, वो खुश थे। बाकी पूरी जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, सभी दुखी थे। ऐसा कहना चाह रहा था। आगे देखते हैं। बर्नियर ने भारतीय समाज को दरिद्र लोगों का जनसमूह बताया, यानी गरीब लोगों का जनसमूह बताया। उसने कहा कि भाई भारतीय समाज में केवल गरीब ही लोग ज्यादा दिखेंगे और ये जनसमूह एक ऐसे समूह के अधीन था जो अल्पसंख्यक था। यानी देखिए, ये किसके अधीन था, किसके शासन में था? मुगलों के शासन में था। और मुगल जो थे वो संख्या में क्या थे? कम थे, क्योंकि बाहर से आए थे, वो संख्या में कम थे। यानी संख्या में कम लोग, जो कि अल्पसंख्यक लोग हैं, वो शासन कर रहे थे एक बहुत बड़ी जनसंख्या पे, जो कि क्या थे? जो कि दरिद्र थे। ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखिए। बर्नियर ने बताया कि भारत में दो समूह थे। एक समूह तो वो था जो बहुत ज्यादा अमीर था, और एक समूह वो था जो बहुत ज्यादा गरीब था। गरीब से उसका मतलब है जनता से, और अमीर से उसका मतलब है शासक और उसके चेले से। जो भी उसके कर्मचारी है, जो भी उसके नजदीकी रहे होंगे, वो सब बहुत अमीर थे और जनता जो थी वो बहुत गरीब थी। उसने कहा कि यहाँ पे मध्य की स्थिति के लोग नहीं थे, यानी बीच की इनके बीच की स्थिति नहीं थी। जैसे आप देखते हो ना कि ज्यादातर ऐसा होता है समाज में, या तो बहुत अमीर लोग होते हैं या बहुत गरीब लोग होते हैं। इनके बीच में भी एक वर्ग होता है जिसको मिडिल क्लास के रूप में देख सकते हैं, या जो मध्य वाला समाज बोल सकते हैं। ठीक है, जो ना तो बहुत ज्यादा गरीब है और ना ही बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक ठाक जिंदगी चला रहा है, वो मिडिल क्लास। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई मिडिल क्लास था ही नहीं, यहाँ पे केवल अमीर थे और केवल गरीब थे। ठीक है, दो ही समूह बता रहा है, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब। भारत में मध्य की कोई स्थिति नहीं थी, स्थिति के कोई लोग नहीं थे या कोई स्थिति नहीं थी, आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे देखिए। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा। क्या देखा? अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखो। ये जो मैं आपको यहां से ये 3-4 लाइन बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना। एक एक बात को आपको समझ में आ जाएगा वो क्या बताना चाह रहा था। बर्नियर ने लिखा कि इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा है। भिखारी और क्रूर लोग कौन है? ये जनता को कह रहा है। जनता जो है वो भिखारी और क्रूर लोग है, और उसका राजा इनका राजा है। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित है। यानी इसके जो शहर हैं, जो नगर हैं, वहां पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है, खराब हवा है और बिल्कुल बेकार स्थिति में है। उसने कहा कि इसके खेत, यानी भारत के खेत झाड़ीदार हैं, यानी कि मतलब कटीले टाइप के आप समझ लो, तथा घातक दलदल से भरे हुए हैं।
इसका मात्र एक ही कारण था, और उसने इन सब चीजों का, ये जो कमियां देखी, इन कमियों का एक ही कारण बताया, वो था राजकीय भूस्वामित्व। यानी जब तक राजा का स्वामित्व रहेगा जमीन पर तब तक ऐसी स्थिति रहेगी। ऐसा किसने बताया? बर्नियर ने बताया। तो आप समझ सकते हो कि बर्नियर ने भारत में क्या देखा, भारत की कई सारी चीजों को समझा और उसको कमियों के रूप में दिखाया, और यूरोप में से उसकी तुलना कर दी और यूरोप को उससे बेहतर बता दिया। तो ये चीजें हैं। आगे देखें, यहाँ पे ना कुछ इतिहासकार इस बात को लेकर हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बर्नियर जब आया था, बर्नियर ने भारतीय समाज को देखा और समाज के बारे में लिखा, और उसने खूब सारी कमियां दिखाई, और ये दिखाया कि भारत में जो भूमि स्वामित्व है वो केवल और केवल शासक यानी सम्राट के पास है। ऐसा ऐसा बताया। लेकिन जो मुगल दस्तावेज हैं, ठीक है, मुगल सरकारी दस्तावेज जो मुगलों के लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं, उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि सम्राट जो है वो जमीन का स्वामी है। तो यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन बन जाती है, जो कि बहुत मतलब कंफ्यूज करती है इतिहासकारों को। वो सोचते हैं कि ये मुगल द्वारा लिखे गए सही थे या बर्नियर द्वारा लिखे गए सही थे, सही क्या था। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, बर्नियर जो था वो मुगल कालीन शहरों को क्या बोलता है? शिविर नगर कहता है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों के बारे में क्या कहा। तो उसने कहा कि जो मुगल कालीन शहर है वो शिविर नगर उसको कहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शिविर नगर का मतलब क्या है समझिए। इसका आशय उन नगरों से है जो अपने अस्तित्व और अपने आप को बने रखने के लिए राजकीय शिविर पे निर्भर है, यानी जो राजा की कृपा पे एक तरह से निर्भर है, वो ये कहना चाह रहा है। और उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते हैं, यानी जब राजकीय दरबार आता है, ठीक है, उसके साथ ही ये अस्तित्व में आते हैं, और इसके कहीं और चले जाने के बाद ये तेजी से पतन हो जाता है। यानी जब राजकीय दरबार आएगा तो ये सही हो जाएगा, और जब राजकीय दरबार कहीं और चला जाता है, मान लो कहीं और चला जाता है राजा का दरबार, तो उससे इसका धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? पतन होने लग जाता है, यानी ये नष्ट होने लग जाता है। तो उसने सब कुछ मतलब इन पूरी लाइनों का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे शहर वाली सिस्टम था या नगर वाला सिस्टम था, वो किस पे डिपेंड होता था? आप ये कहोगे कि कहीं ना कहीं वो राजकीय, ठीक है, दरबार पे निर्भर होता था, आप ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट देखिए, बर्नियर क्या कहता है कि सभी प्रकार के नगर यहाँ पे अस्तित्व में थे। कह रहा है कि यहाँ पे उत्पादन केंद्र भी थे जहाँ पे उत्पादन होता था, व्यापारिक नगर भी थे जहाँ पे व्यापार होता था, बंदरगाह नगर भी थे, धार्मिक केंद्र भी थे और तीर्थ स्थान भी था। ठीक है, ये सारे बताया। लेकिन फिर भी वो इसकी तुलना जो करता है यूरोप से, तो इसको दयनीय बताता है। आगे देखिए क्या कहता है ये कहता है कि व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे। व्यापारी जो होते थे वो सामुदायिक रूप से अगर देखा जाए तो बिल्कुल उनके बीच में एकता थी, एक साथ रहते थे, कहीं ना कहीं नातेदारी रिश्तेदारी से जुड़े हुए थे, और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से वो संगठित रहते थे, एक रहते थे। ठीक है, पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को क्या कहा जाता था? महाजन। 1 मार्क्स में आ सकता है। ये जो व्यापारियों का ऐसा समूह था पश्चिमी भारत में, इसको महाजन कहा जाता था, और उनका जो मुखिया होता था उसको सेठ जी कहा जाता था, सेठ। ठीक है, अन्य शहरी समूहों में अगर दूसरे शहरी समूहों की बात करें तो उसमें अलग अलग वर्ग थे, व्यावसायिक वर्ग, जैसे कि इसमें चिकित्सक थे, इसमें टीचर अध्यापक थे, इसमें अधिवक्ता वकील वगैरह थे, इसमें चित्रकार थे, पेंटर वगैरह, संगीतकार, सुलेखक, हर तरह के वर्ग के लोग रहते थे। तो यहाँ पे इसने अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग के बारे में भी बताया है। तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ये पेपर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। देखिए, बर्नियर ने भारत में सती प्रथा देखा, सती प्रथा वाली व्यवस्था को देखा, और बहुत ही मार्मिक विवरण करा, दुख मतलब बिल्कुल अंदर से झकझोर देने वाला, बिल्कुल आप ये स्टोरी को पढ़ता हूं, आप समझिए एक बार कैसा लगेगा आपको। ये कह रहा है कि लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, की बलि होते देखा। इसने कहा कि लाहौर में मैंने एक ऐसी सुंदर लड़की को देखा जिसकी उम्र 12 वर्ष की थी, और अल्पवयस्क विधवा हो गई थी, यानी बहुत जल्दी विधवा हो गई थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी, उसकी बलि देते हुए इसने देखा। ये बताता है कि उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से ज्यादा मृत्यु प्रतीत हो रही थी, मृत प्रतीत हो रही थी। ठीक है, यानी वो लग नहीं रही थी कि वो किसी भी तरीके से जीवित है, बिल्कुल मरी हुई सी लग रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा, यानी उसके दिमाग में जो दुख होगा,
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, बहुत ज्यादा कांप रही थी, बुरी तरह से रो रही थी, क्योंकि सती प्रथा में क्या होता था, जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी चिता में जल जाना होता था, जला दिया जाता था, ठीक है, जिंदा ही जला दिया जाता था। तो ये था, उसने ये सीन देख लिया तो उससे वो बहुत दुखी हुआ। आगे देखिए, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, उसकी सहायता से अनिच्छुक यानी जो नहीं चाहती थी मरना, कौन चाहेगा मरना, पीड़िता को जबरन घातक स्थल यानी जहां चिता थी उसकी तरफ ले गए, उसको लकड़ियों पर बिठाया और हाथ और पैर उसके बांध दिए ताकि वो भाग ना जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। तो ये सोचिए, अगर ऐसा सीन किसी की आंखों के सामने हो जाए तो कितना बुरा लगा होगा, कैसा लगा होगा। तो यहाँ पे ये भी पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। बर्नियर का सती प्रथा पे जो विवरण था इसके बारे में पूछ लिया जाता है। शहरों के प्रति उसका क्या विवरण था इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और वो जो अपने ग्रंथ में उसने क्या किया था, आप बता सकते हो कि अपने ग्रंथ में उसने भारतीय समाज के बारे में लिखा, उसकी तुलना कर दी उसने यूरोप से। ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे सारी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएगी, और नोट्स के लिंक मैं आपको दे दूंगा सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पूरी प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा जहाँ से आप सभी चैप्टर की वीडियोस को देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।